आप देख रहे हैं सिविल लाइव। मैं हूं शुभम। आज मैं फिर मिला हूं हमारे सिविल लाइव के एडिटर इन चीफ श्रीमान चंद्रभान सिंह भदौरिया जी से। आपको पता है कि मैं जब भी इनसे मिलता हूं तब इनका इंटरव्यू लेता हूं और मेरे मन में जो भी सवाल रहते हैं उनसे पूछता हूं। सबसे पहले आप सभी को 31 है आज, कल नया साल 2022 की शुरुआत है। आपको नए वर्ष 2022 की हार्दिक शुभकामनाएं। अब हम बात कर देंगे विभिन्न विषयों से, आप जुड़ रहिएगा हमारे साथ। आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि देश में ओमिक्रॉन के केस लगातार बढ़ रहे हैं, क्या हमारा देश वापस लॉकडाउन की ओर बढ़ रहा है? कई राज्यों ने पाबंदियां लगाई है, नाइट कर्फ्यू चालू किया है, सिनेमा हॉल बंद के करीब आने वाले हैं, क्या लगता है आपको? देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं कि मेरा जो पर्सनल असेसमेंट है मैं वो बताऊंगा। सरकार क्या कह रही है या गवर्नमेंट की एजेंसी क्या कह रही है उससे मुझे लेना देना नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि भारत में पहली और दूसरी लहर जो आई हैं उनमें भारत की जो कुल आबादी है 130 करोड़ के आसपास, तो मुझे लगता है कि करीब करीब 80 करोड़ लोगों को कोरोना हो चुका है। किसी को माइल्ड हुआ, किसी को मॉडरेट हुआ, किसी को सीवियर हुआ, लेकिन ये होके निकल चुका है। तो जब आपके अंदर कोरोना एक बार आके चला गया तो आपके अंदर एक ऐसी एंटीबॉडी बन जाती है जो कोरोना के विरुद्ध आपके शरीर को तैयार करती है। तो री इन्फेक्शन होना, चाहे ओमिक्रॉन आए या दूसरा वेरिएंट आए, उसमें संभावना ये रहती है कि 1 लाख लोगों में से एक को री इन्फेक्शन हो सकता है। ये मेरा असेसमेंट है। अब जब देश की एक बड़ी आबादी यानी कि 50 करोड़ लोग मान लीजिए कि बचे होंगे जो कोरोना से शेष हैं, उनमें से 25 से 30 करोड़ के आसपास बच्चे हैं जिनके लिए अब वैक्सीनेशन आज से रजिस्टर्ड होगा, कल से, और 3 तारीख से शुरू हो जाएगा। मुझे लगता है कि ये पीक पे भी अगर ओमिक्रॉन जाएगा तो 50 से 70 हज़ार पर डे से ज़्यादा केस नहीं जाएंगे। वो हमारी थर्ड वेव होगी और इसीलिए मुझे नहीं लगता कि देश को एक लॉकडाउन की ज़रूरत पड़ेगी। हाँ, जो रिस्ट्रिक्शंस है, नाइट कर्फ्यू है या सिनेमा हॉल है, जिम है, इस चीज़ों को सरकार एहतियातन रोक लगा सकती है। लेकिन दिक्कत ये है कि हमारे यहाँ सरकार अपनी सुविधा से काम करती है। सरकारें यानी पॉलिटिकल पार्टियां होती हैं। वरुण कपूर का ट्वीट मुझे समझ में आया, वरुण गांधी का, कि रात में कोरोना निकलता है और दिन में जब रैलियां होती है तो अंदर छुप जाता है। रैलियों में व्यंग किया था उन्होंने, व्यंग किया था। तो इसका मतलब ये है कि मुझे लगता है कि ये तीसरी लहर के रूप में नहीं आएगा। हाँ ठीक है, अभी 13,000 केस आए हैं आज कल की हम बात करें, ये मैक्सिमम 50 से 60-70 हज़ार तक जा सकता है। उसके लिए भी ये 26 जनवरी तक का समय लेगा और अगर 26 जनवरी तक ये 50,000 को पार नहीं करता तो आप समझ लीजिएगा कि ये फिर नीचे जाना शुरू करेगा और ये जो फिर से अगले मार्च अप्रैल आते आते जो आज की स्थिति है कि 8 से 10 हज़ार के आसपास केस आते हैं, उस स्थिति में आ जाएगा। आपका ऐसा कहना ज्यादा पैनिक जैसा नहीं है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं है। अब हम ओमिक्रॉन के बाद अब किसान आंदोलन की बात करते हैं। पहले तो हमने देखा कि 1 साल 11 महीने किसान दिल्ली बॉर्डर के आसपास बैठे रहे, तब सरकार ने कोई रिएक्ट नहीं किया। फिर अचानक जैसे यूपी चुनाव और पंजाब चुनाव आए, या ये कहे कि सरकार का मूड चेंज हुआ, कोई बातचीत में भी किसानों को बराबर रिस्पॉन्स नहीं दिया, फिर एकाएक ऐसा क्या हो गया कि आंदोलन वापस ले लिया मोदी जी ने? देखिए, आपके सवाल में इसका जवाब है। आपने कहा कि पंजाब और यूपी के चुनाव आए। इस पूरे किसान मूवमेंट को आप देखेंगे तो इसमें कहीं भी आपको मध्य भारत, पूर्वी भारत, दक्षिण भारत के किसान नजर नहीं आए। आपको पूरे मूवमेंट में नजर आए होंगे तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान राकेश टिकैत के नेतृत्व में, या पंजाब और हरियाणा के किसान। अब संयोग से इन्हीं तीनों स्टेट में, पंजाब, हरियाणा और यूपी में चुनाव है और किसानों को लेकर राजनीति काफी मायने रखती है। पंजाब में और हरियाणा में जातिवाद नहीं है, यूपी में जातिवाद है, लेकिन अगर किसानों ने किसान बनकर वोट कर दिया जाति छोड़कर, तो यूपी भी हाथ से जा सकता था, पंजाब में तो बहुत मुश्किल है ही, हरियाणा में भी एंटी इनकम्बेंसी है। तो बीजेपी को 2024 भी देखना है। हाँ। इसीलिए बीजेपी ने इस सेमीफाइनल में कम से कम मुकाबले में अच्छे हम बने रहें, हमारी संभावना जीत की बनी रहें, इसको देखते हुए विड्रॉ किए हैं तीनों किसान कारण। और संभव है कि इन तीनों राज्यों में अगर परिणाम अनुकूल नहीं आए तो थोड़ा सा हेरफेर करके इनको फिर से लागू कर सकती है सरकार। अब ये जैसे आपने बोला चुनाव मनपसंद नहीं आया, पंजाब की हम बात करेंगे। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस से अलग हो चुके हैं, उनका बीजेपी से गठबंधन हुआ, तो संभावना क्या देखते हैं बीजेपी की आप? देखिए, बीजेपी
ने मोदी जी के आने के बाद हमेशा कोशिश की कि वो बड़े भाई बने किसी भी स्टेट कोई में, भी जब राज्य में। किसी भी राज्य में। पंजाब ऐसा स्टेट है जहाँ पे वो बड़े भाई बनने की स्थिति में नहीं है, वहाँ छोटे भाई बन के इनको काम करना है। और ये अमरिंदर सिंह का एहसान है बीजेपी पर कि वो गठबंधन कर रहे हैं। हालांकि इस गठबंधन से कितना फायदा अमरिंदर सिंह को होगा, कितना बीजेपी को होगा, इसके लिए हमको परिणामों का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन निजी तौर पर मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा फायदा दोनों को नहीं होने वाला है। अब आप अभी हाल ही में यूपी से निजी दौरे से लौटे हैं, यूपी में कैसा माहौल है? आपने भी चर्चा की होगी। यूपी में जो चर्चाएं हुई हैं, मेरी सामान्य चर्चाएं, उसमें यही है कि फाइट में बीजेपी वर्सेस समाजवादी गठबंधन है। बसपा न्यूट्रलाइज है और कांग्रेस की संभावना प्रियंका है। लगातार लगी हुई है। कांग्रेस प्रयास अच्छा कर रही है, प्रियंका गांधी ईमानदार कोशिशें कर रही हैं, लेकिन जनता को जब तक ये एहसास नहीं होगा कि ये पार्टी बीजेपी को सत्ता से बेदखल कर सकती है, तब तक वोटर उनके साथ नहीं आएंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी इस स्थिति में कांग्रेस नहीं है कि वो फाइट में आ जाए और जनता को ट्रस्ट दिला सके कि नहीं हम सत्ता बदल देंगे, हम आ जाएंगे। मुझे लगता है कि फाइट तो समाजवादी पार्टी गठबंधन वर्सेस बीजेपी में है। बीजेपी का गवर्नेंस, उनका दावा है कि हमने गवर्नेंस किया है, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है और बाहुबलियों को ठीक किया है, बुलडोजर चलाए हैं, एनकाउंटर्स किए हैं। लेकिन बेरोजगारी वहाँ भी मुद्दा है। लेकिन चूंकि जातिवाद एक फैक्टर है, तो सोशल इंजीनियरिंग बीजेपी करने में माहिर है, तो हो सकता है कि बीजेपी वापसी कर ले। लेकिन जो 322 सीटें आई थी पिछली बार 420 में से, मुझे नहीं लगता कि बीजेपी इस बार 230 से ज्यादा पार कर पाएगी। तो यूपी चुनाव में मुद्दे क्या रहेंगे? विकास रहेगा, हिंदुत्व रहेगा? आपको क्या लगता है? बीजेपी तो हिंदुत्व के ट्रैक पे डाल ही रही है विकास के साथ साथ। देखिए पीएम लगातार हर हफ्ते यूपी जा रहे हैं। कभी कानपुर में मेट्रो की ओपनिंग की, पूर्वांचल एक्सप्रेस की ओपनिंग की, गंगा एक्सप्रेसवे की ओपनिंग की। तो ये विकास बताने की कोशिश है। तो साथ में उन्होंने काशी का जो कॉरिडोर है वो उसके जरिए संदेश दिया। तो हिंदुत्व प्लस डेवलपमेंट प्लस नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवाद, ये बीजेपी के हमेशा से मुद्दे रहे हैं और वो मुखर तौर पे इसको स्वीकार भी करते हैं और इन्हीं मुद्दों पे वो जाएंगे। अब मैं एक सवाल यूपी से जुड़ा आपसे और पूछना चाहता हूँ। अभी हमने देखा कि सपा के कोई नेता जैन, किसी इत्र वाले, उनके यहाँ पीयूष जैन, मैं उनके यहाँ कानपुर में छापा। था उस समय। तो इसको हम राजनीतिक छापे समझे या इनकम टैक्स जो विभाग है वो अपनी स्वतंत्र कार्रवाई करे? आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए कोई भी जो एजेंसी है, सेंट्रल की हो कि स्टेट की हो, जो इंस्टीट्यूशंस हैं बड़े, आज के दौर में अगर हम ये कहें कि नहीं ये स्वतंत्र कार्रवाई थी तो वो बेमानी होगी। जब तक पीएमओ से या बड़ी सरकारी एजेंसियों से, विभागों से ग्रीन सिग्नल नहीं होता, ऐसी कार्रवाई नहीं होती। माना जाता है, मेरी चर्चा हुई वहाँ लोगों से, तो पीयूष जैन अखिलेश यादव के काफी करीबी थे, इत्र कारोबारी हैं। और हाल ही में जो उनके कजिन हैं जो बीजेपी के एमएलसी हैं, उन्होंने समाजवादी इत्र लॉन्च किया था, जिसकी ब्रांडिंग अखिलेश यादव हर मंच पे कर रहे थे। तो शायद उस ब्रांडिंग का ही ये असर छापे के रूप में सामने आया। अब ये दोनों चुनाव जैसे अखिलेश और योगी के बीच में होना था, आप दोनों की छवि में किसमें आपको संभावना लगती है जनता के रूप में? अखिलेश की छवि बुरी नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बीजेपी ये कोशिश कर रही है कि अखिलेश को हिंदू विरोधी बताया जाए और एक खास, मतलब सीधी भाषा में कहें कि मुस्लिमों के प्रति वो ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं, उनके इश्यूज को ज़्यादा एड्रेस करते हैं। तो ये बताने की बीजेपी की कोशिश है ताकि हिंदू वोट लामबंद हो सके। और इसका फ़ायदा अखिलेश इस तरीके से लेना चाहते हैं कि जो मुस्लिम वोटर हैं, जहाँ 15-17% के आसपास है, वो बीजेपी के इस हमले से कम बसपा और कांग्रेस को और ओवैसी को छोड़ के उनके पक्ष में हो जाए। तो अखिलेश भी इसको अपने तरीके से भुनाने की कोशिश में। अब यूपी के बाद हम मध्य प्रदेश में आएंगे। जो पंचायत चुनाव आपने भी लगातार कवरेज किया, उस पर फंसा कैसे चुनाव? ये आपका एनालिसिस क्या है? ये पहले दिन से मैंने बोल दिया था कि ये फंसेगा। दरअसल सरकार चाहती ही नहीं थी कि चुनाव हो। मैं ये एक सवाल करता हूँ कि क्या सरकार के पास ऐसे अफसर नहीं है जो इतना जी के रखते हो सामान्य ज्ञान कि आप बगैर रोटेशन के इलेक्शन कराने जाएंगे तो ये चुनाव फंसेगा? परिसीमन को ठीक है, आप आउटसाइड कर सकते हैं। अब वो ओबीसी का नया पिक्चर आ गई, हालांकि वो दोनों नहीं चाहते थे। मेरा तो ये कहना है, मेरा मानना है, आरोप नहीं है, मैं सियासी आदमी नहीं हूँ, कांग्रेस और बीजेपी दोनों नहीं चाहती थी कि चुनाव हो। उन्होंने कहा कि हम ऐसा अध्यादेश लाते हैं, आप कोर्ट चले जाइए, चुनाव फंस जाएगा। चुनाव फंस गया। कारण सर इसका नहीं लाने कारण यही है कि दोनों पार्टियों को लगता है कि इस समय वो तैयार नहीं है। चुनाव में लेकिन इन सबके बीच में सबसे बड़ा सवाल ये है कि
7 साल हो गए हैं, 5 साल पूरा हो चुका है कार्यकाल पंचायतों का, 2 साल एक्सेस हो गए हैं। अगर आप अभी नहीं कराएंगे तो कब कराएंगे? अगर आप दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र होने का दावा करते हैं तो जो सबसे जमीनी लोकतांत्रिक इकाई है पंचायतें, उनको कब मौका देंगे? जनता वहां के अपने निर्वाचित प्रतिनिधि कब चुनेगी? तो मुझे लगता है कि ये सरकार का फेल्यूर है और लोग समझ गए इस चीज को। अब ये आपसे समझना चाहता हूँ कि जैसे कोई इस पंचायत में सरपंच की नियुक्ति नहीं या नहीं है सरपंच, तो गांव लेवल पे, विकास लेवल पे क्या असर पड़ता है नहीं तो इसका? जो सरपंच तो बने हुए हैं ना, जो 5 साल पूरे कर चुके हैं, उनको ग्राम प्रधान की संज्ञा दे के सरकार उन्हीं को काम करवा रही है। उसमें कोई उसमें फर्क नहीं। कोई फर्क नहीं पड़ा और इसी से फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है, क्योंकि जो उनके एनिमीज हैं होंगे गांव में, वो जो इंतजार कर रहे हैं कि इन्हें हटाना है या इनके कामों से संतुष्ट नहीं है, तो वो ज्यादा एग्रेसिव हैं, वो ज्यादा बेबस भी हैं, गुस्से में भी हैं। कोई काम प्रभावित नहीं होता उससे। नहीं, काम तो देखिए सारे चालू हैं, लेकिन जमीन पे कितना लाभ मिल रहा है ये देखने वाली बात होगी। और जो गांव की सियासत है वो इससे बुरी तरह प्रभावित हो रही है। देश और प्रदेश के बाद अब झाबुआ जिले में आते हैं। आपने कल एक इंटरव्यू क्या लिया, परसों शायद इंटरव्यू किया था गुमान सिंह डामोर का, तो उन्होंने बिल्कुल खारिज कर दिया 600 करोड़ के कोई ऐसी बात ही नहीं है। आप कैसे देखते हो जो कांग्रेस लगातार कांतिलाल भूरिया हुए, विशेषकर कांतिलाल भूरिया, विक्रांत भूरिया, ये 600 करोड़ का जब अफसर थे इन्होंने पीएचई के, तब इन्होंने बड़ा घोटाला, कलेक्टर को भी नोटिस दिया है, उसमें 17 तारीख को कोर्ट में पेश भी होना है। तो क्या है मामला वैसे? ये देखिए, मामले में ये जब पूरा मामला शुरू हुआ तो मैं निजी दौरे पर यूपी में था, ग्वालियर की ओर था, तो मैं ज़्यादा पता नहीं कर पाया, लेकिन मैंने दस्तावेज मांगे हैं कोर्ट से। मैं आपको रोकना चाहूंगा, उसमें डामोर साहब, गुमान सिंह डामोर साहब ने कहा कि मैं तो यहाँ का कभी झाबुआ अलीराजपुर का अधिकारी रही नहीं। भोपाल में बातचीत में ये बोला है, ये उन्होंने कहा। हाँ। आप मेरा असेसमेंट जानना चाह रहे तो मैं ये बता रहा हूँ कि मैंने पूरी डिटेल्स की जो फाइल है वो बुलवाई है, उसका अध्ययन करूंगा, उसके बाद मेरा ओपिनियन दूंगा। लेकिन जो गुमान सिंह जी ने कहा है कि इतना जरूर मैंने देखा कि जो 600 करोड़ का फिगर है जिसको लेके एक माहौल बन रहा है, वो फिगर मैंने जो मुझे दस्तावेज इधर उधर से मिले हैं, उनको प्रामाणिक मैं नहीं मानता। कहा जा रहा है कि ये परिवार की कॉपी है, कहा जा रहा है कि ये ऑर्डर की कॉपी है, उसमें कहीं 600 करोड़ रुपए मेंशन नहीं है। मैंने उसको 3-3, 4-4 बार पढ़ा। तो ये फिगर कहाँ से आया, ये और इस फिगर के पीछे मीडिया कैसे लग गई, ये भी देखना पड़ेगा। क्योंकि मैंने कहा कि प्रामाणिक कॉपी का मुझे इंतजार है, उसके बाद ही मैं इसमें अपना पूरा कमेंट दे पाऊंगा। और मैं खुद लाइव आकर इसमें सारे परिवार को, डिसीजन को एनालिसिस करूंगा, ताकि लोगों को जिम्मेदारी हम सच बताएं कि क्या वाकई में 600 करोड़ रुपए का घोटाला हो गया या नहीं हुआ। एफआईआर करने की बात ऐसी कुछ चल रही है, एफआईआर होगी, कोर्ट ने आज नहीं, कोर्ट ने निजी परिवार पे स्वतः संज्ञान लिया है। स्वतः संज्ञान से मतलब है कि एक परिवार पेश किया गया, उन्होंने दस्तावेज देखे, कुछ बयान लिए और कहा कि हम खुद ये प्रकरण इन धाराओं में पंजीकृत करते हैं और आपको नोटिस देते हैं, आप 17 तारीख को आइए। अब ये केस चला जाएगा। 17 तारीख तक आप प्रतिक्रिया के लिए रुकना पड़ेगा हमें? नहीं, 17 तारीख। अब इसके पहले जाहिर सी बात है कि सभी को अधिकार है, वो इसके विरुद्ध, इस फैसले के विरुद्ध जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं, दूसरी जो जेन्युइन कोर्ट है वहां जा सकते हैं। कितनी राहत मिलती है नहीं मिलती, इसका हमको इंतजार करना पड़ेगा। कांतिलाल भूरिया ने कल एक बयान दिया, कल या परसों अलीराजपुर में, कि महेश पटेल झूठ बोल रहा है। महेश पटेल ने पहले उन पे आरोप लगाया कि मुझे मोड इंडिया के भूरिया परिवार ने हराया। उसके बाद कांग्रेस सीईओ ने ही कांतिलाल भूरिया के पुतले फूके। इसको कैसे देखें हम राजनीति को? अलीराजपुर जिले की राजनीति में सब कुछ संभव है। सब कुछ संभव है, मतलब सब कुछ संभव है कि वहां पर कांग्रेसियों के पुतले भी फूक सकते हैं, वहां पर बीजेपी और भाजपाई नेता साथ में डांस करते हुए नजर आ सकते हैं। वहां पर चर्चाएं हैं कि कई ऐसे बिजनेस हैं जिसमें सभी दलों के नेता मिलजुल के करते हैं, बाहर आके सियासी बयान भी देते हैं। तो वहाँ की सियासत में सब संभव है। वहाँ की क्या, देश के कई इलाकों में ऐसा होता है कि पर्दे के पीछे कुछ और होता है, सामने कुछ और होता है। लेकिन ये जो भी कुछ हुआ है बीते 2-3 दिनों में, इससे कांग्रेस को 2024 और 23 में कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा। जनता चीजों को देखती है तो एक असेसमेंट करती है। कम से कम बीजेपी इस मामले में डिसिप्लिन है। मैं कहूँगा कि वहाँ सड़कों पे ये नहीं होता है। ठीक है, आप बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे सारे सवाल का जवाब देने। झाबुआ अलीराजपुर लाइव की सारी खबरें के लिए देखने के लिए, झाबुआ अलीराजपुर के देखने के लिए देखते रहिए झाबुआ अलीराजपुर लाइव। धन्यवाद।